गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अप्रैल 13, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह है कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूं। देखिए आज नंबर ऑफ टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, कुछ एमसीक्यूज भी हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो आज लेकिन समय हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए हम लोग किसी किसी आर्टिकल में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ आपको मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिनके बारे में पहले हम लोगों ने क्लास में डिस्कशन नहीं किया है, उसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रंट पेज वाली न्यूज़, फिर पढ़ेंगे हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में। देखिए हमारे पास दो तरह की इन्फ्लेशन होती है, एक होती है सीपीआई, एक होती है डब्ल्यूपीआई। इनमें से रिटेल इन्फ्लेशन कौन सी होती है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। टॉपिक जब डिस्कस करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा। सीबीआई के बारे में पढ़ेंगे, रिपीटेड टॉपिक है, कोई ज़्यादा इसमें हम लोग जाएंगे नहीं, लेकिन क्यों ये न्यूज़ में है थोड़ा सा वो देखेंगे। एल नीनो मॉनसून, ये हमारे लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक है, अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी वाले सेक्शन से इसको कवर नहीं किया है। आज थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इंडियाज ग्रीन एनर्जी टारगेट, थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा, हालांकि रिपीटेड है ये भी। आईआईपी डब्ल्यूपीओ, ये भी रिपीटेड है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, हल्का सा डिस्कशन हम लोगों ने कल किया था, लेकिन आज थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाएंगे, क्योंकि आज ये एक्सप्लेनर सेक्शन के अंदर कवर किया हुआ है और हिंदू के एक्सप्लेनर सेक्शन मोस्टली काफ़ी अच्छा आता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा कवर कर लेंगे। कार्डलेस विड्रॉल फ्रॉम द एटीएम, ये भी एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे होने वाला है फ्यूचर में। आरबीआई ने कहा है कि भैया फ्यूचर में एटीएम की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप अपने मोबाइल से ही पैसा विड्रॉ कर सकते हो, तो उसके बारे में ये है, इसको थोड़ा जानेंगे पूरा मामला क्या है। ये भी एक्चुअली आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है। यूनिवर्सल हेल्थ, जो हम लोग सर्विसेज की बात करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ये है क्या पूरा यूनिवर्सल हेल्थ का कॉन्सेप्ट, यही आज का बेसिकली एडिटोरियल सेक्शन भी है। लेकिन क्योंकि आज हम लोग ऑलरेडी दो एक्सप्लेनर सेक्शन कवर कर रहे हैं, तो ज़्यादा समय हम लोग एडिटोरियल सेक्शन में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फिर वो समय की कमी हो जाती है, तो फिर पूरा 2 घंटे का न्यूज़पेपर एनालिसिस हो जाएगा, लेकिन हमें 40-45 मिनट में करना रहता है ना, तो वो थोड़ा सा रहेगा। कुछ एडिशनल आर्टिकल आपके लिए सजेस्ट किए हैं, वो आप पढ़ सकते हो, और कुछ एमसीक्यूज आज फिर से हम लोगों ने डाले हैं और कुछ हम लोगों ने कल भी डाले थे। तो जिन स्टूडेंट ने कल वाले एमसीक्यूज में पार्टिसिपेट किया था, हालांकि कल वाले क्वेश्चन मुझे लगा थोड़े से टफ थे, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए काफ़ी कम स्टूडेंट ने आंसर किया है। तो डॉक्टर नाज, ये तो हमारे इनको तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत समय से एनालिसिस देखती हैं और हर न्यूज़पेपर एनालिसिस में पार्टिसिपेट करती हैं, तो ये तो पुरानी स्टूडेंट हैं हमारी बहुत। नितिन श्रीवास्तव जी भी काफ़ी समय से देख रहे हैं, अखिला जी हैं, साबा हैं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अलग अलग लेवल पे यहाँ पे आंसर दिया। 2 स्टूडेंट का कंप्लेंट आया था कि यहाँ पे जो ईमेल आईडी दिया हुआ है वो काम शायद नहीं कर रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ईमेल वगैरह को, तो उसको मैं टीम को बता दूंगा, तो शायद वो प्रॉब्लम भी थोड़ा अभी ठीक हो जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज के दिन में क्या खास था। लेकिन आज बहुत ही अनफॉर्चुनेट दिन रहा है अगर हम लोग अपनी हिस्ट्री की बात करते हैं, और ये कोई नॉर्मल हिस्ट्री नहीं, हम कॉलोनियल हिस्ट्री की बात करते हैं। जब ब्रिटिशर्स हमारे मास्टर्स हुआ करते थे, एक बहुत ही मतलब बहुत ही ख़राब इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल को, जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, तो उसके 103 साल हो गए हैं। आज के दिन ही हुआ था वो, बहुत अनफॉर्चुनेटली, तो उसके बारे में ही थोड़ा सा ये आर्टिकल है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। कुछ कुछ खास चीज़ें जो यहाँ पे बताई गई हैं जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में, कि उस समय वहाँ पे जो है मार्शल रूल लगा हुआ था, जो है कर्नल जो रेजिनाल्ड डायर थे, उन्होंने द शॉट्स वर फायर्ड ऑन द ऑर्डर, इन्होंने ऑर्डर दिए थे, बेसिकली जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था, तो ऐसा कहा जाता है जनरल डायर सेड फायर, और हु वाज द एक्टिंग ब्रिगेडियर थे बेसिकली उस समय पे ये, और 10 से 15 मिनट तक लगातार फायरिंग चली। 1650 जो है राउंड्स की फायरिंग यहाँ पे की गई थी, और कई सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे। हालांकि सरकारी आंकड़ा कुछ और कहता है, वो तो ज़्यादा लोगों को नहीं कहता, लेकिन माना जाता है कि बहुत सारे लोग इसमें, कई सौ लोग मारे गए थे अनफॉर्चुनेटली। थोड़े समय पहले भी जलियांवाला बाग काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि इसको रेनोवेट किया गया था। कुछ लोग उसको अपोज कर रहे थे कि आप हिस्ट्री को जो है ग्लैमराइज कर रहे हो इतने एक मैसेकर को। जब ये मैसेकर हुआ था तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी, जो उनकी नाइटहुड की उपाधि उनको मिली हुई थी, वो उन्होंने वापस कर दिया, और महात्मा गांधी जी को जो है केसरे हिंद अवार्ड उन्होंने वापस कर दिया। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने एक्चुअली दी क्यों थी? अब वो तो अंग्रेजों के अगेंस्ट में थे ना, फिर भी ब्रिटिशर्स ने उनको क्यों दिया? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो भी, और जो नहीं है वो भी बताओ। अभी उधम सिंह जी ने मार्च 13, 1940 को इंग्लैंड में जाके वहाँ पे जो है कर्नल रेजिनाल्ड डायर को मारा था, और उन्होंने रिवेंज लिया था जलियांवाला बाग मैसेकर का।
इसके ऊपर मूवी भी बनी है उधम सिंह, आपने शायद वो देखी भी होगी। काफ़ी अच्छा डिपिक्शन दिया हुआ है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। जलियांवाला बाग के जो लास्ट सर्वाइवर थे उनका नाम था शिंगारा सिंह। वो एक्चुअली 2009 में ही उनकी मृत्यु हुई थी, उस समय वो 113 साल के थे। और तो थोड़ी बहुत आपको इसके बारे में पता होना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री का। और हमारी पूरी इंडियन हिस्ट्री में, ब्रिटिश हिस्ट्री की जब हम लोग बात करते हैं तो एक बहुत ही एक काला चैप्टर है, ये ब्लैक चैप्टर है बेसिकली ब्रिटिश हिस्ट्री में भी। तो उसके साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज के दोस्तों न्यूज़पेपर की। और जितने भी उस समय जो लोग वहाँ पे मारे गए, शहीद हुए, तो उन सभी को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। और उम्मीद करते हैं ऊपर वाले से कि उनकी आत्मा को शांति मिले और आगे फ्यूचर में इस तरह के इंसिडेंट ना हो, दुनिया में कहीं पे भी ना हो, है ना। चलिए एक बार देख लेते हैं फ्रंट न्यूज पे आज क्या है न्यूज़ बेसिकली। तो पहली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है श्रीलंका से। श्रीलंका ने जो है बेसिकली अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है अभी फाइनली जाके। इतने समय से प्रॉब्लम वहाँ पे चल रही थी। उन्होंने कहा कि हमारा डेट डिफॉल्ट हो गया है, कितना, $51 बिलियन। तो पेंडेमिक के समय में श्रीलंका दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिन्होंने विलफुली डिफॉल्ट यानी कि बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी है। और इसके पीछे डिक्लेयर करने का कारण क्या है? वो कारण है IMF। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि IMF की वजह से हुआ है, उन्होंने डिक्लेयर इसलिए किया है क्योंकि वो IMF से अभी डायरेक्ट मदद मांगना चाहते हैं। क्योंकि जब किसी कंट्री का बैलेंस हो, पेमेंट वगैरह डिफॉल्ट हो जाता है तो IMF उसकी हेल्प करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जब IMF से आप मदद लेते हो, IMF आपको फ्री में मदद नहीं देता। IMF आपको मदद करता है टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके। 1991 में भी यही हुआ था जब इंडिया के ऊपर कंडीशंस लगाई गई थी। ऐसा बात नहीं है कि श्रीलंका पहली बार IMF की मदद ले रहा है, श्रीलंका पहले भी 15-16 बार IMF की मदद ले चुका है। दुनिया में एकमात्र पाकिस्तान एकमात्र ऐसा कंट्री है जो श्रीलंका से ज़्यादा IMF से हेल्प लिया है, लेकिन श्रीलंका ने भी पास्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प ली है। और जब 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 श्रीलंका ने IMF से हेल्प लिया है तब तक उनकी इकोनॉमी जो है बिल्कुल डाउन चली गई है। ऐसा 1960s और 70s में की शुरुआत में ही हो चुका था। इसीलिए श्रीलंका में IMF की मदद को लेकर बहुत पॉजिटिव नज़र से नहीं देखा जाता, क्योंकि IMF जो है कई सारी रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाता है। IMF कहता है कि भैया आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ, ओके। IMF कहता है कि आप फालतू की सब्सिडी मत दो, ठीक है। IMF कहता है कि आप फालतू के खर्चे मत करो। IMF कहता है कि आप अपनी कंट्री में जो है प्राइवेट सेक्टर को जो है ज़्यादा इनवाइट करो, FDI वगैरह को इनवाइट करो। IMF कहता है कि आप अपने जितने भी मॉनेटरी यानी कि बैंकिंग वगैरह सब कुछ हैं उनके ऊपर कम से कम रेगुलेट करो। तो ये सारे के सारे कंडीशन जब IMF लगाता है उसके बाद IMF किसी भी कंट्री को बेल आउट करता है। श्रीलंका ने जब पहले IMF से मदद लिया था तो उसने थोड़े समय तक तो वो इस टर्म्स एंड कंडीशंस को अप्लाई करता था, उसके बाद वहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट आ जाती थी और वो उनको रिवर्स कर देता था। तो इसी वजह से श्रीलंका की जो है सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो पाई, लेकिन फाइनली उसने IMF के से मदद मांगी है और मोस्ट होपफुली IMF उसकी मदद करेगा भी। लेकिन अभी देखना ये रहेगा कि फ्यूचर में श्रीलंका का बेसिकली फ्यूचर क्या है। अभी तक तो वो इंडिया से, कभी चाइना से लोन लेके काम चला रहा था, आगे जापान वगैरह से, इवन बांग्लादेश ने भी $400-500 मिलियन का लगभग जो है हेल्प किया था। तो ये दिन आ गए हैं श्रीलंका के बांग्लादेश से हेल्प लेना पड़ रहा है, और तो काफ़ी बुरी हालत में है। लेट्स सी के फ्यूचर में श्रीलंका की क्या होने वाला है, इस न्यूज़ पे हम लोग नज़र रखेंगे। रिटेल इन्फ्लेशन नियर 7% एज द फूड प्राइस पिंच। तो रिटेल इन्फ्लेशन मतलब यहाँ पे है वो CPI की बात कर रहा है। एक हमारे पास होलसेल इन्फ्लेशन होता है जिसे हम लोग WPI बोलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ओके। पहली बात तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली एक, इसे रिटेल प्राइस भी कहते हैं क्योंकि ये कंज्यूमर को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, आपके जैसे लोगों को, मेरे जैसे लोगों को, जो दूध खरीदते हैं, चीनी, दाल, वो सब, रोटी, आटा है ना, वो होता है। WPI में होलसेल होता है, जैसे स्टील, सीमेंट, पेंट, वो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर, जिसे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी कई बार कहा जाता है। 2014 से पहले हमारी कंट्री में RBI WPI को यूज़ करता था एज अ बेंचमार्क इन्फ्लेशन इंडेक्स, लेकिन उसके बाद हम लोगों इसको CPI का यूज़ हम लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो RBI ने एक एक्चुअली लिमिट फिक्स कर रखी है। RBI कहता है कि जो इन्फ्लेशन है वो 2% और 6% के बीच में रहना चाहिए। ये एक टॉलरेबल लिमिट है, इससे ज़्यादा होगी या इससे कम होगी, दोनों हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो अभी ये 7% पे जा चुका है, तो इसका मतलब अब RBI यहाँ पे काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पे इंटरफेयर करने वाला है। अभी तक जो RBI की पॉलिसी थी बेसिकली वो अकोमोडेटिव पॉलिसी थी,
आरबीआई ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहा था, लेकिन अभी क्योंकि इन्फ्लेशन हाथ से निकल रहा है धीरे धीरे, तो आरबीआई अभी इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए फोकस करने वाला है। यहाँ पे कई सारे कारण इन्होंने बताए हैं कि इन्फ्लेशन एक्चुअली इंडिया में बढ़ क्यों गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो है वो ऑयल है, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारी तो पूरी एक्चुअली हर कंट्री की इकोनॉमी की बैकबोन ही ऑयल ही होती है, पेट्रोल, डीजल और जितने भी दूसरे प्रोडक्ट होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया अपनी 80% जो ऑयल की डिमांड है वो इंपोर्ट के ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं। तो जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है तो इंडिया में भी ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे सरकार टैक्स बहुत ज़्यादा लेती है, जितने नहीं लेने चाहिए। इंडिया में ऑयल के ऊपर जो है 260% टैक्स लिया जाता है, दुनिया में इतना टैक्स कहीं और नहीं लिया जाता। ये भी काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। खैर, तो जब ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो हर चीज़ का प्राइस बढ़ता है। रिपल इफेक्ट आपको नज़र आते हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट महंगी हो जाती है। जब ये सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो डेफिनेटली जो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट होता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है, उसका प्राइस भी महंगा हो जाता है। तो ये सारे के सारे रीजंस हैं। अगर महंगाई को कंट्रोल करना है तो दो चीज़ें यहाँ पे दोस्तों होती हैं। एक तो होता है कि हम लोग प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, और दूसरा होता है कि हम लोग चीज़ों का इंपोर्ट कर सकते हैं और टैक्स वगैरह को कम कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, इकोनॉमी के बेसिक टॉपिक्स में आती हैं। फ्यूचर में हम लोगों ने इसको कवर किया हुआ है, सॉरी पास्ट में बहुत सारी चीज़ों को, तो उसको लेके ही पूरे का पूरा ये मामला है। और जो भी ये हमारे इंडेक्स होते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, इसके लिए हमारे पास एक बेस ईयर होता है जिससे हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। तो सीपीआई के लिए जो बेस ईयर है वो 2012 है, ठीक है। और सीपीआई कोई एक नहीं होता, क्योंकि कंज्यूमर जो होता है ना, उनकी वो उसको कई कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है कंज्यूमर को। देखिए, कोई कंज्यूमर अर्बन एरिया में रहने वाला है, कोई रूरल एरिया में रहने वाला है, कोई कंज्यूमर जो है वो इंडस्ट्री में काम करता है, कोई कंज्यूमर जो है खेतों में काम करता है। तो अलग अलग कंज्यूमर होते हैं, तो सभी तरह के कंज्यूमर के लिए अलग अलग तरह से सीपीआई हम लोग निकालते हैं। ये पुराना आर्टिकल है, नया आर्टिकल नहीं है, ऑलरेडी आपके पास ये डॉक्यूमेंट भी ज़रूर होगा। तो जैसे हमारे पास इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स होती हैं, सीपीआई रूरल लेबरर्स होते हैं, और नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ होते हैं। सभी के लिए सीपीआई अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। और लेबर ब्यूरो दोनों के लिए लेबर ब्यूरो होता है, रूरल लेबरर्स के लिए और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। और जो सीपीआई जो यूएनएमई यानी कि नॉन मैनुअल एम्प्लॉयमेंट है, इसके लिए जो है एनएसओ निकालता है, एनएसओ। पहले तो जो है सीएसओ अलग हुआ करता था, एनएसएसओ अलग हुआ करता था। अभी सरकार ने दोनों को मर्ज करके एनएसओ बना दिया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो बेसिकली सीएसओ को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अभी सरकार ने जो है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का जो बेस ईयर है वो 2016 चेंज कर दिया है। अगर आपको नहीं पता हो तो वो आपको मैं बता देता हूँ। तो यही है छोटी सी न्यूज़ जो थी हमारी रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से एक एमसीक्यू मैंने आपके लिए ऐड किया है, जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। कल वाले एमसीक्यूज हम लोग क्लास के बाद में डिस्कशन करेंगे, तो वहाँ तक आपने थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए, 2010 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था इन्फ्लेशन को लेके। तो ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर चाहिए। दूसरा एक और इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो है 2020 में कुछ सवाल पूछा गया था यूपीएससी में ही। ये क्वेश्चन भी आपके सामने है, इसका आंसर भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर दोगे। तो 2 क्वेश्चन आज हमारे इन्फ्लेशन से हो गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो टॉपिक हमारे पास वो है सीबीआई को लेके। सीबीआई अरेस्ट नीरव मोदीज एड परब इन कायरो। कायरो कहाँ है? इजिप्ट में है, उसकी कैपिटल ही है बेसिकली। तो वहां पे जाके उनको पकड़ा है। तो क्यों पकड़ा है, कैसे पकड़ा है, वो हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमारे काम की चीज़ है सीबीआई। तो जितनी भी इंडिया में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, जैसे हमारे पास एनआईए है, सीबीआई है, हमारे पास ईडी है, हमारे पास रो है, ठीक है, और भी जो एजेंसीज हैं, जैसे हमारे हम पूरा सीआरपीएफ, सीएपीएफ वगैरह, वो सब हमें पढ़ना रहता है। तो ये इसे हम लोग अपने जीएस पेपर 3 में कवर करते हैं। सीबीआई के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, कोई नया टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। 3-4 बार तो हम लोग कम से कम डिस्कशन कर चुके होंगे। सीबीआई की शुरुआत काफ़ी पहले हो चुकी थी, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुई थी, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे वो लार्ज स्केल करप्शन करते थे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। तो उसको डील करने के लिए उन्होंने स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है वो उन्होंने पास किया 1941 में। बाद में 1943 में ऑर्डिनेंस पास किया गया इसके लिए, और 1946 में फाइनली दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनाया गया। तो पहले सीबीआई जो है वो एज ए सीबीआई नहीं था, ठीक है, वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत उसको बनाया गया था। बाद में जो है उसको हम लोगों ने प्रॉपर एक्ट वगैरह बना के, इवन अभी भी सीबीआई की जो पावर्स होती हैं वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से ही अपनी पावर को लेता है वो, राइट। और कई सारे डिपार्टमेंट हैं या कई सारे ऐसे कमीशंस हैं, जैसे सीवीसी हो गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, है ना, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया 1988, इनके अंडर में सीबीआई बेसिकली काम करता है।
और वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो इंटरपोल होता है, जिसे इंटरनेशनल पुलिस कहा जाता है, इसमें भी सीबीआई जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो सीबीआई के बारे में अगर आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसके लिंक पे ऊपर क्लिक कर सकते हो। बेसिकली सीबीआई की वेबसाइट है ये। हाँ, सीबीआई का मिसयूज़ कैसे होता है उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। एडिटोरियल सेक्शन में मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले हम लोगों ने इसको डिस्कशन किया था, जब सीबीआई के भूतपूर्व डायरेक्टर ने वो आर्टिकल लिखा था, एडिटोरियल बेसिकली, तब हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। जब उन्होंने बताया था कि जो 10% केस होते हैं वो पॉलिटिकल नेचर के होते हैं, और जो 90% केस होते हैं वो बिल्कुल भी पॉलिटिकल नेचर के नहीं होते, जिसमें कोई भी दबाव नहीं होता है। चाहे आप सीबीआई को जितना मर्जी गाली दे लीजिए, लेकिन आज भी जब भी कोई बड़ा क्राइम होता है तो हर कोई डिमांड करता है कि इसमें सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ मिसयूज तो डेफिनेटली होता ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नो एल नीनो एक्सपेक्टेड, इट विल बी नॉर्मल मॉनसून सेज स्काईमेट। देखिए, एल नीनो और ला नीना, ये दो कॉन्सेप्ट हमारे सामने होते हैं, और ला नीना, ठीक है, ये भी शायद कल भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। और यूजली ऐसा परसेप्शन है, ऐसा माना जाता है कि जब एल नीनो आता है तो उस समय मॉनसून थोड़ी सी वीक हो जाती है, तो रेनफॉल बिलो एवरेज होता है, और जब ला नीना आता है तो रेनफॉल अबव एवरेज होता है। हालांकि ऐसा हमेशा सही नहीं होता, लेकिन 50-60% केस में आप मान सकते हो कि यस दिस इज थिंग। तो 2022 में इस बार कोई एल नीनो नहीं आने वाला है। इसका मतलब इस बार जो मॉनसून है वो नॉर्मल होगा। नॉर्मल मॉनसून का दोस्तों मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है, नॉर्मल इज 98% ऑफ द हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ द 88 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल फॉर द 4 मंथ्स जून टू सितंबर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये मॉनसून के 4 महीने होते हैं। हमारा जो यहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल होता है वो होता है 88 सेंटीमीटर। अगर 88 सेंटीमीटर के आसपास, यानी कि 98% के लगभग अगर रेनफॉल होता है तो उसे नॉर्मल ईयर माना जाता है। लेकिन इस बार डिपार्टमेंट का कहना है कि थोड़ा वेरिएशन ज़्यादा रहेगा। जैसे राजस्थान, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में बिलो एवरेज रेनफॉल होगा। वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, यहाँ पे अबव एवरेज रेनफॉल होने वाला है। पिछले 2 सालों में हम लोगों ने ला नीना को एक्सपीरियंस किया था। जब ला नीना होता है तो मॉनसून अबव एवरेज होता है। पिछले साल भी बाद में मॉनसून थोड़ा सा अबव एवरेज हो गया था। सिर्फ ला नीना और एल नीनो ही, ये 2 ही फैक्टर नहीं होते हैं। एक और फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो है इंडियन ओशियन डाइपोल। ये भी मॉनसून का इंपैक्ट करता है। अब ये थोड़ा सा है क्या, ये थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, हम लोग पैसिफिक ओशियन की बात करते हैं, तो मॉनसून जो है वो बेसिकली ग्लोबल फिनोमिना है, और दुनिया में कहीं कुछ भी होता है वो मॉनसून का इंपैक्ट करता है। ऐसा कहा जाता है, कहावत है कि अगर ब्रिटेन के अंदर कोई बटरफ्लाई अगर उड़ती है तो वो बटरफ्लाई भी मॉनसून को इंपैक्ट कर सकती है, क्योंकि मॉनसून इतना ज्यादा फ्रजाइल और कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। तो पैसिफिक ओशन के अंदर जो भी क्लाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो डेफिनेटली इंडियन ओशन के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ता है। और यहाँ पे हमारा आ जाता है प्यारा हिंदुस्तान। अब देखिए क्या है पूरा मामला। ये है हमारा साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका में यहाँ पे होता है पेरुवियन करंट, है ना। आपने ओशन करंट तो पढ़ा ही होगा। पेरुवियन करंट दोस्तों कोल्ड करंट होता है, और यहाँ पे हमारे आता है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जो कि वार्म करंट होता है। तो यूजली ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में पानी गर्म होता है, सरफेस वाटर, और यहाँ पे जो है वो ठंडा होता है। इसीलिए यहाँ पे होता है हाई प्रेशर और यहाँ पे होता है लो प्रेशर। ये नॉर्मल फिनोमिना होता है। और जहाँ पे लो प्रेशर होता है यहाँ से एयर राइज करती है, और जहाँ पे हाई प्रेशर होता है यहाँ पे एयर सबसाइड करती है, और इस तरह से हमारा पूरा साइकिल बन जाता है, जिसे वॉकर सेल कहते हैं। ये नॉर्मल सिनेरियो होता है। ओके, और नॉर्मल सिनेरियो में हर चीज़ नॉर्मल होती है। रेनफॉल भी नॉर्मल होता है, विंड स्पीड भी नॉर्मल होती है, भैया सब कुछ नॉर्मल होता है। दिक्कत आती है जब चीज़ें एबनॉर्मल होने लगती हैं। एबनॉर्मल कैसे? जब चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं, उसे हम लोग एबनॉर्मल सिचुएशन कहते हैं। कभी कभी क्या होता है 3-4 साल में, ये जो अमेरिका वाली साइड है ये वार्म हो जाती है, और जो ऑस्ट्रेलिया साइड वाली साइड है ये कंपैरेटिवली कोल्ड हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाता है हाई प्रेशर और यहाँ पे हो जाता है लो प्रेशर। तो लो प्रेशर जब होता है यहाँ से एयर राइज करती है और यहाँ पे एयर सबसाइड करती है, तो ये पूरे का पूरा साइकिल रिवर्स हो जाता है, और इसे कहते हैं एल नीनो। एल नीनो, एल नीनो वाले केस में हमारा जो मॉनसून होता है वो बेसिकली वीक हो जाता है। ठीक है। एक और सिचुएशन होती है जब ये पूरे का पूरा साइकिल स्ट्रोंग हो जाता है। स्ट्रोंग इन द सेंस कि यहाँ पे जो हाई प्रेशर था ये पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हाई हो जाता है, और यहाँ पे जो लो प्रेशर था पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा लो प्रेशर हो जाता है। तो ये जो पहले साइकिल बन रहा था ये और ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाता है। इसे कहते हैं ला नीना।
तो ला नीना इंडिया के लिए जो है काफ़ी अच्छा होता है, माना जाता है लगभग मॉनसून के लिए, लेकिन जो एल नीनो होता है वो मॉनसून को थोड़ा सा वीक करता है। कैसे वीक करता है, कैसे इंपैक्ट करता है, वो आज के डिस्कशन का पार्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आधा घंटा नहीं तो फिर इसी में लग जाएगा। लेकिन ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि एल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या होता है। बेसिकली एल नीनो होता क्या है कि जो हमारा सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन होता है उसकी वार्मिंग होती है, और कुछ नहीं होता, बस यही होता है ला नीना, एल नीनो सॉरी, ठीक है। यूजली हमारा जो ईस्टर्न और सेंट्रल जो पैसिफिक होता है वो कोल्ड होता है, लेकिन एल नीनो वाले केस में वो वार्म हो जाता है, बस ये आपने ध्यान रखना है। वार्मिंग ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक, दैट इज द मीनिंग ऑफ एल नीनो, नथिंग मोर नथिंग लेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे एक और टर्म यूज की गई जिसे कहा गया इंडियन ओशन डाइपोल। देखिए दोस्तों, डाई का मतलब होता है टू और पोल का मतलब होता है पॉइंट। तो ये दो पॉइंट के बीच में बेसिकली हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं, और कहाँ पे मेजर करते हैं, इंडियन ओशन में मेजर करते हैं। तो देखिए ये हमारा इधर इंडिया है, ये रहा हमारा प्यारा भारत, और ये हमारा इंडियन ओशन है जो इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारा वेस्टर्न इंडियन ओशन है, ये ईस्टर्न इंडियन ओशन है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं, और इसको ही कहा जाता है डाइपोल। देख पोल बन गया ना, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, और ये हमारा दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव इंडियन डाइपोल, एक होता है नेगेटिव इंडियन डाइपोल। तो होता क्या है, जब वेस्टर्न साइड वार्म होती है और ईस्टर्न साइड कोल्ड होती है, इसे पॉजिटिव इंडियन डाइपोल कहते हैं, क्योंकि इससे मॉनसून को हेल्प मिलता है, इससे मॉनसून स्ट्रोंग होता है। थोड़ा सा बता देता हूं कैसे। देखिए जब वेस्टर्न इंडियन ओशन गर्म होगा तो गर्म होने से यहां पे ज्यादा इवेपोरेशन भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। और इवेपोरेशन होगा तो जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड चलती हैं उनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा तो मॉनसून ज्यादा स्ट्रोंग होगा। लेकिन जब अगर ये कोल्ड हो जाता है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, तो ये नेगेटिव का दिखाया हुआ है, तो अगर ये कोल्ड होगा तो इवेपोरेशन नहीं होगा। अब पानी ही ठंडा होगा तो भैया इवेपोरेशन कैसे होगा। तो जब इवेपोरेशन नहीं होगा तो साउथ वेस्ट मॉनसून जो विंड चल रही थी उनके अंदर मॉइस्चर का कंटेंट ओवरऑल कम हो जाता है और हमारी मॉनसून थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो कोई एक ऐसा फैक्टर नहीं है कि जो मॉनसून को इंपैक्ट करता है, देयर आर मेनी फैक्टर्स। इंडियन ओशन डाइपोल है, तिब्बतन प्लेटू है, साउथ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, नॉर्थ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, राइट, और ITCZ है, एल नीनो, ला नीना, एल नीनो मोडोकी, कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे मॉनसून का इंपैक्ट करते हैं, जो कि ज्योग्राफी के एक अलग से कभी हम लोग डिस्कशन उसको रख सकते हैं या फिर फाउंडेशन कोर्स में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली हमारे पास जो न्यूज़ है वो क्या है, इंडिया लाइकली टू मिस ईयर्स सोलर कैपेसिटी टारगेट। देखिए हमारी सरकार ने जो है वो टारगेट रखा हुआ था, और टारगेट क्या था कि हम लोग 2022 में 100 गीगावाट बिजली सोलर पावर से प्रोड्यूस करेंगे, ये सरकार का टारगेट था। लेकिन हम लोगों ने इस टारगेट को एक्चुअली मिस कर दिया है। मिस कैसे कर दिया, देखिए हमने इसे इस तरह से, देखिए यहां पे दो चीजें हैं। एक तो होता है ओवरऑल सोलर कैपेसिटी जिसे हम लोग ग्रिड से कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है रूफटॉप सोलर लगाना। एक तो जैसे अपने बड़े बड़े खेतों में जैसे हम लोगों ने लगाए हुए हैं, बड़े बड़े प्लांट लगा दिए, सोलर पावर प्लांट लगा दिया। एक होता है अपने घर की छत के ऊपर लगाने में। दो तरीके होते हैं, ठीक है। और दोनों तरीकों की कैपेसिटी हम लोगों को इंक्रीज करनी थी ताकि हम लोग 100 गीगावाट प्रोड्यूस कर सकें, लेकिन दोनों में ही इस समय हम लोग थोड़े से पीछे रह गए हैं। 100 गीगावाट में से हम लोग सिर्फ 55 गीगावाट ही प्रोड्यूस कर पाए 2020 तक। अभी तो देखिए थोड़े महीने बचे हुए हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत इसके अंदर हम लोग ऐड कर दें, लेकिन ये बात पक्की है कि हम लोग अपने टारगेट को यहां पे मिस करने वाले हैं। हमारा टारगेट ये था कि जो 100 गीगावाट है इसमें से जो 60 गीगावाट है, 60 गीगावाट उसको तो हम लोग सोलर पावर प्लांट लगाएंगे बड़े बड़े, लेकिन जो 40 गीगावाट है उसको हम लोग रूफटॉप से करेंगे, जैसे जो सरकारी बिल्डिंग होती हैं या फिर आपके मेरे जो घर होते हैं, मकान होते हैं, उनके ऊपर लगाना। वो थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे बताया कि वो जो है वो नहीं हो पाएगा अनफॉर्चुनेटली। हालांकि 2022 में अभी समय है, हम लोग शायद यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है 17-18 गीगावाट और ऐड कर सकते हैं अगर हम लोग इसी पेस पे रहेंगे, लेकिन ओवरऑल फिर भी हमारा टारगेट जो है वो मिस हो ही जाएगा, क्योंकि पेरिस अग्रीमेंट में हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग इतना करेंगे, और उसके बाद इंडिया ने जो है 2070 तक नेट ज़ीरो अचीव करने की बात भी कही है। लेकिन वो बीच में पेंडेमिक आ गया तो 2 साल से काम बिल्कुल स्लो चल रहा है, तो समस्याएं थोड़ी सी तो हैं हमारे यहाँ पे खैर।
और सिर्फ यही समस्याएं नहीं, और भी इन्होंने कई सारी समस्याएं यहाँ पे बता रखी हैं। जैसे जो सोलर पावर प्लांट है जिससे हम लोग इंपोर्ट करते हैं पैनल्स को, वो भी महंगे हो गए हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन वो डिस्टर्ब हो गई है। वो सारी की सारी चीज़ें इंटरनेशनल जो एक्टिविटी हो रही हैं, तो इंडिया बेसिकली उस टारगेट को अचीव यहाँ पे नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही पेंडेमिक ओवर होता है तो शायद कुछ ना कुछ हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए हमारे पास एक MCQ है दोस्तों, जो कि 2015 यूपीएससी में पूछा गया था, और तो आपको ये भी आंसर करना है। स्क्रीन को पॉज कीजिए, स्टॉप कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। अगर आपको आंसर इसका नहीं आता है तो गूगल करिए, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। देखिए प्रीलिम्स आपका बिल्कुल पास में आ गया है, तो प्रीलिम्स के बारे में हमें थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। अगला जो आर्टिकल है दोस्तों वो है हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट को लेके, जिसे हम लोग बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 8 कोर इंडस्ट्री होती हैं, और ये जो 8 कोर इंडस्ट्री होती है ये हमारे टोटल 40% जो है GDP का पार्ट होती हैं, हमारे टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का पार्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का पार्ट होती हैं। और इनकी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए जो हमारे पास इंडेक्स होता है उसे हम लोग IIP कहते हैं। ये IIP जो है वो ये जो न्यूज़ हर बार जो है 15-20 दिन के अंदर आती रहती है, तो हर बार तो हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे कि कौन सा सेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है कौन सा डिक्रीज़ हो रहा है, वो हमारे काम का UPSC के पर्सपेक्टिव से नहीं है। हाँ, लेकिन IIP क्या होता है ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। इसके लिए जो हमारे पास बेस ईयर है 2011-2012 होता है। कौन इसको रिलीज़ करता है? NSO रिलीज़ करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में। ठीक है, 8 कोर इंडस्ट्री होती हैं, उनका वेट अलग अलग से होता है, वो आपको मैंने दिखाया हुआ है। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों आती है WTO को लेके। WTO ने एक्चुअली पहले 2022 को लेके WTO ने जो वर्ल्ड की GDP ग्रोथ बता रखी थी वो थी 4.7। उन्होंने अभी इसको रिड्यूस करके 3.3% कर दिया है। उनको थोड़ी पता था कि यूक्रेन के ऊपर अटैक हो जाएगा, वो तो उससे पहले उन्होंने फोरकास्ट किया था ना। तो इस तरह का जो इंटरनेशनल जो डिसरप्शन होती हैं वो उन्होंने काउंटर नहीं किया था, तो इसलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे हो गया। WTO के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो। WTO की शुरुआत से WTO नहीं कहा जाता था। बेसिकली WTO इसको कहा जाने लगा 1995 के बाद में। उससे पहले इसको कहा जाता था GATT, GATT, ठीक है, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। लेकिन 1994 में हम लोगों ने क्या किया था? मरक्केश अग्रीमेंट किया था, मोरक्को के अंदर है ये। उसके बाद से हम लोग इसको WTO बोलने लगे। बहुत सारे मेंबर जो हैं वो WTO का मेंबर हैं। ऑफ कोर्स इंडिया तो WTO का मेंबर है ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सी ऐसी मेजर कंट्री है जो WTO का पार्ट नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही है। स्लाइड मैंने आपको दे दिया है और कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट था नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द प्रोसेस ऑफ द इलेक्टिंग इंडियाज प्रेसिडेंट, ये एक काफ़ी बढ़िया एक्सप्लेनर सेक्शन आज का दिया हुआ है, जिसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे जरूर करेंगे। तो आपको ये पहले से ही पता है, हम लोगों ने कल भी इसको किया था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है। उनके इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इवन जो हमारी स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके मेंबर भी इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, राइट, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही करते हैं। तो MLA हो गए और हमारे जो MPs हो गए, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन दोनों की जो वोट की वैल्यू होती है वो बराबर नहीं होती है। MLA की वोट की वैल्यू क्या होती है, MP की वोट की वैल्यू क्या होती है, ये आपको दिया हुआ है। तो MLA की वोट क्या होती है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, किसी भी स्टेट की जितनी टोटल पॉपुलेशन होती है, एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर, तो वो कितने वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली में। देखिए यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखना है, क्योंकि इसके मेंबर इसका पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं और फिर बाद में उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ, क्योंकि हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग अलग होती है, इसका मतलब हर स्टेट में जो MLA की वोट की वैल्यू होती है वो भी अलग अलग होती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश के MLA की वोट ज़्यादा होगी। अरुणाचल प्रदेश में की पॉपुलेशन कम है, इसलिए वहाँ के MLAs की वोट की वैल्यू जो है वो थोड़ी कम होती है। वहीं MP की बात आती है तो टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ द ऑल MLAs ऑफ द ऑल स्टेट्स, तो कंट्री में जितने भी MLA होते हैं सभी की वैल्यू को हम लोग डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। यहां पे जो वोट की वैल्यू होती है सभी MPs की वो लगभग बराबर होती है, लेकिन MLA के केस में वो बराबर नहीं होती, क्योंकि यहां पे हम लोग पॉपुलेशन कंसिडर नहीं कर रहे हैं किसी भी स्टेट का। MP वाले केस में यहां पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ये भी थोड़ा फैक्टर आपको यहाँ पे जानने की जरूरत है। अब बढ़ते हैं कि एक बार इस एडिटोरियल में एक्चुअली पूरा कहता क्या है। ये कहाँ गया हमारा एडिटोरियल सेक्शन, ये रहा। तो देखिए, तो 16th इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है होने वाले हैं इनके कोविंद जी के बाद में।
अब इनको देखिए, जितने भी मेंबर होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है ना, कई पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट कर सकती हैं, और जो इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाए जाते हैं। और इसके लिए इलेक्टोरल सिस्टम होता है। इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, यानी कि जो आम जनता होती है, वो उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, एक तो चीज़ ये पता होनी चाहिए आपको, कौन पार्टिसिपेट करता है इस इलेक्टोरल कॉलेज का। जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इसको मैं ब्लैक कलर का ले लेता हूँ, जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के, जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी एमएलएस, ठीक है, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसका मतलब यह, दिस मीन्स दैट इन द अपकमिंग पोल आने वाले हैं, नंबर ऑफ इलेक्टर्स विल बी, कितने लोग इलेक्शन पार्टिसिपेट करने वाले हैं, 4896। इसमें से 543 हमारे लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, 233 जो है एमपीज होंगे, और बाकी बचे हुए हमारे 4120 हमारे एमएलए होने वाले हैं अलग अलग स्टेट्स के, ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और दिल्ली और पुडुचेरी के जो एमएलएज होते हैं वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये तो चीज़ हो गई। उसके बाद आती है नॉमिनेशन की स्टेट। तो हर पॉलिटिकल पार्टी, आप कोई भी लीडर को जो है आप नॉमिनेट यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन ऐसे कोई यारी गैरा नत्थु खारा नॉमिनेट नहीं हो सकता। उसके लिए कुछ कंडीशन सामने यहाँ पे रखी गई है। एक्चुअली होता क्या था, 1974 से पहले कोई भी अपने आप को नॉमिनेट कर देता था। वो जाता था, फॉर्म भरता था और कहता था चलिए ठीक है, 10,000 रुपये दिया, 5,000 रुपये दिया और मुझे नॉमिनेट कर दिया। लेकिन तो कई सारे लोग नॉमिनेट होने लगे जिनके जीतने की कोई चांस ही नहीं था। तो 74 में इन्होंने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने कुछ कंडीशन रख दिया। कंडीशन क्या थी कि भैया अगर किसी का नाम नॉमिनेट करना है तो उसके लिए कम से कम 50 प्रपोजर्स होने चाहिए और 50 सेकेंडर्स होने चाहिए। और ये प्रपोजर सेकेंडर क्या होता है, जो इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर हमारे एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, बेसिकली उनको ही प्रपोजर और सेकेंडर कहा जाता है। तो कम से कम 100 लोगों का सपोर्ट आपके पास होना चाहिए उस इलेक्टोरल कॉलेज में से, जिसमें लगभग 5,000 मेंबर होते हैं, तब जाके आप वहां पे नॉमिनेट फाइल कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी बात, जो कोई इलेक्टर, जो वोटर होगा यहाँ पे, वो एक ही समय में 2 लोगों के कैंडिडेट के नाम नॉमिनेट नहीं कर सकता, सिर्फ एक कैंडिडेट का नाम ही नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है। अब बात आती है वैल्यूज की, कि उनके एमएलएस की वोट की वैल्यू कितनी होती है, कितनी कम या ज्यादा होती है। ठीक है। कहता है कि द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द ईच वोट बाय द एमपी ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा इज 708। तो जो लोकसभा के एमपी होते हैं, राज्यसभा के एमपी होते हैं, उनकी वैल्यू होती है वोट की 708, 708, ये उनकी वैल्यू होती है। एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होती है, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, क्योंकि जितनी स्टेट की पॉपुलेशन होती है। ठीक है जी। चलिए, इस समय जो स्टेट की पॉपुलेशन हम लोग काउंट करते हैं वो 1971 के हिसाब से काउंट करते हैं, उस समय जितना पॉपुलेशन हुआ करता था स्टेट्स का। लेकिन ये प्रोविजन सिर्फ 2026 तक है। 2026 के बाद हम लोग इसको रिवाइज करने वाले हैं, शायद हम यहाँ पे 2021 करेंगे। अभी इस बात का पक्का पता नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक है। और ये वोट कैसे काउंट करते हैं वो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देख ही लिया था। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू सिक्योर अ विक्ट्री, क्या चाहिए, तो डेफिनेटली हमें मेजोरिटी चाहिए। लेकिन यहाँ जैसे हम लोग अपने जनरल इलेक्शन के अंदर सिंपल मेजोरिटी होती है, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं चलता। सिंपल मेजोरिटी का मतलब, ऐसे तो सिंपल मेजोरिटी होती है, लेकिन देखो क्या होता है ना, जैसे मान लो कहीं पे 100 वोट होती हैं और प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन हो रहा है, और यहाँ पे जो है 5 कैंडिडेट हैं। अब पहले कैंडिडेट को मान लो 40 वोट मिली, दूसरे कैंडिडेट को जो है 10 वोट मिली, तीसरे कैंडिडेट को जो है 20 वोट मिली। ठीक है। अगले कैंडिडेट को फिर से जो है 10 वोट मिली और एक को 20 वोट मिली। तो इसमें 40 वोट वाला जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। हालांकि इनको 50% से कम वोट मिली है, उसके बावजूद भी इनको डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये होता है सिस्टम। लेकिन ये प्रेसिडेंट के अंदर ये सिस्टम काम नहीं करता। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपको जितनी सिंपल मेजोरिटी होती है, मतलब 50% ऑफ वोट +1, इतना आपको यहां पे वोट लेनी पड़ती है। 50% +1, जिसके पास इतनी वोट होंगी वही प्रेसिडेंट चुना जाएगा। ठीक है। और यहां पे एक चीज और आपको बताता चलूं कि यहां पे हम लोग जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। मतलब जैसे मान लो कोई एमपी है, तो वो किसी एक कैंडिडेट के लिए वोट नहीं करता है, वो कई सारे कैंडिडेट के लिए वोट करता है, प्रेफरेंस वाइज वोट करता है। जैसे मान लो यहां पे 4 कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो वो बताता है कि भैया मेरी पहली प्रेफरेंस ये है, दूसरी प्रेफरेंस ये है, तीसरी प्रेफरेंस ये है, चौथी प्रेफरेंस ये है, और सभी की जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो काउंट की जाती है। ठीक है। अगर वो
प्रेफरेंस काउंट होने के बाद अगर 50% +1 हो जाता है तो उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में काम नहीं चलता फिर सेकंड प्रेफरेंस को काउंट किया जाता है। तो ये थोड़ा सा इस तरह से देखिए, ज़्यादा डिटेल में मैं जा भी नहीं पाऊंगा, लेकिन क्योंकि वो आपके लक्ष्मीकांत में अगर आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि ये पूरा फिर पॉलिटी का बेसिक टॉपिक हो जाएगा, तो हम अपने टारगेट से भटक जाएंगे। लेकिन हमारा मेजर फोकस रहना चाहिए प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग इंडियाज प्रेसिडेंट। कहने का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो इलेक्शन की प्रोसीजर, जिसे हम लोग फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम बोलते हैं, वो हम लोग प्रेसिडेंट वाले इलेक्शन में काउंट नहीं करते हैं, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो है थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। बाकी फिर इसने थोड़ा सा पॉलिटिक्स इसमें घुसा दिया कि यहाँ पे एनडीए है, मतलब जो बीजेपी और उसके अलाइज हैं, और कांग्रेस है उसके जो अलाइज है यूपीए, किसके पास कितना मेंबर है, किसके पास कितना मेंबर नहीं है, क्योंकि आप पंजाब के अंदर बीजेपी की वोट कम हो गई है, वो सारी चीज़ें बता रखी हैं जो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा मेन कंसर्न होना चाहिए बेसिक चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो आर्टिकल है वो कहता है कार्डलेस कैश विड्रॉल एट एटीएम। तो अभी आप एटीएम में जब जाते हो तो आप अपना कार्ड लेके जाते हो ना, कार्ड को वहाँ पे स्वाइप करते हो तब आपके पैसे आते हैं। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, मतलब फ्यूचर नहीं, वो अभी प्रेजेंट में भी ऐसा हो रहा है। लेकिन ये सर्विस जो है कुछ बैंकों में ही दी जा रही है। सर्विस कुछ ऐसी होती है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने यूपीआई में, जैसे भीम ऐप या कोई भी गूगल पे आप ऐप का यूज़ करते हो, वहाँ पे जाइए। जब आप उसमें जाओगे तो एटीएम में आपको कार्ड इंसर्ट नहीं करना है। एक्चुअली एटीएम में क्यूआर कोड आएगा एटीएम स्क्रीन के ऊपर, उस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, जैसा कि हम लोग अपनी पेमेंट करने के लिए करते हैं, और उस सीधा आपका जो है पैसा आप विड्रॉ वहाँ से कर सकते हो। सिंपल सा प्रोसीजर है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बस हम लोग इसका यूज़ करना क्यों चाहते हैं, एक्चुअली इसके पीछे कारण क्या है, आरबीआई ने अभी बैंकों को क्यों बोला है? क्योंकि देखिए, जब हम लोग नॉर्मल एटीएम का यूज़ करते हैं तो उसमें जो है फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं, कार्ड स्किमिंग हो जाती है। कार्ड स्किमिंग का मतलब ये होता है कई लोग डुप्लीकेट कार्ड बना लेते हैं। तो कई जो आइसोलेटेड एरियाज़ में जो एटीएम मशीन होती है वो लोग वहाँ पे अपनी मशीन डाल देते हैं, और जब भी आप उस कार्ड के अंदर अपना चिप डालते हो, एटीएम चिप डालते हो, तो उसको डुप्लीकेट करके उसका क्लोन बना लेते हैं और आपके अकाउंट से जो है सारा पैसा निकाल लेते हैं। कई बार ऐसा होता है दुकान वगैरह के अंदर आप जाते हो तो वहाँ पे जब पेमेंट करने के लिए अपना कार्ड हम लोग देते हैं तो उनके पास भी एक और मशीन होती है जो कि डुप्लीकेट मशीन होती है। तो जैसे ही उस मशीन में वो आपका कार्ड डालते हैं तो आपकी पूरी कार्ड की डिटेल उसमें चली जाती है। तो ऐसा फ्रॉड भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो उस फ्रॉड से बचने के लिए ये प्रोसीजर हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है। लेकिन इनका ये कहना है, देखिए अभी तक जैसे HDFC बैंक हो गया वो इस तरह की सुविधा देता है, SBI बैंक भी देता है, कोटक महिंद्रा भी देता है, लेकिन वहाँ पे लिमिटेड अमाउंट में ही आप पैसे निकाल सकते हो, अनलिमिटेड नहीं निकाल सकते। तो उनका ये कहने का मतलब है, तो क्या आने वाले समय में डेबिट कार्ड हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे? उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। डेबिट कार्ड आज काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए कई सालों की जर्नी लगी है। तो अचानक से यूपीआई उसको जो है रिप्लेस डेफिनेटली नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेबिट कार्ड का सिर्फ एक पैसा निकालने के ही यूज़ नहीं करते हैं। रेस्टोरेंट वगैरह में पेमेंट करनी होती है, शॉप वगैरह में पेमेंट करनी होती है, उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। डेबिट कार्ड वगैरह को आप इंटरनेशनल जब विजिट करते हो, USA UK कहीं पर भी जाते हो तो वहाँ पर भी आप उसका यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर यूपीआई तो चलेगा नहीं, वो तो कार्ड चलते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि यस, ये जो टेक्नोलॉजी आएगी इससे बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं, लेकिन कार्ड जो है वो पूरी तरह से डिस्प्लेस हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये जो है बात इन्होंने यहाँ पे बोली है और इसमें कुछ खास था नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो रहेगा हमारा एडिटोरियल सेक्शन। ठीक है, देखिए जीन ड्रीजी हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, नोबल लॉरिएट हैं, और इंडिया के जो नोबल लॉरिएट हैं अमर्त्य सेन जी, उनके खास मित्र भी हैं। उनके साथ मिलकर इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, कई सारी बुक्स भी लिखी हैं। तो क्या कहना है इनका? इनका कहना है कि यूनिवर्सल जो हेल्थ केयर होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहली बात तो आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर का क्या मतलब होता है। ये डेफिनेशन आप अपने एग्जाम में एज इट इज यूज कर सकते हो। यूनिवर्सल हेल्थ केयर का मतलब होता है no one should be deprived of the quality health care for the lack of ability to pay। यानी कि कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास पैसा नहीं है, जो अपनी दवाइयों के लिए खर्चा नहीं कर सकता, जो हेल्थ सुविधाएं नहीं ले सकता, पैसे की कमी के चलते हम उसको इलाज डिनाई नहीं करेंगे। No one should be deprived of the quality health care for the lack of ability to pay। चाहे कोई भैया होमलेस पर्सन हो, चाहे कोई मिडिल क्लास हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे टाटा बिरला अंबानी हो, सभी को हम लोग क्वालिटी हेल्थ केयर देंगे। इसे कहा जाता है यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम।
कई सारी कंट्री में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे ब्रिटेन का नेशनल जो हेल्थ सर्विस है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत माना जाता है। इवन इंडिया में भी 1946 में जो भोरे कमेटी बनाई गई थी, उसने भी इंडिया में यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम को सपोर्ट करने की बात कही गई थी। लेकिन यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम को अडोप्ट करना, इसको अप्लाई करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बेसिकली दो चीज़ों का क्या ध्यान रखा जाता है। पहला होता है पब्लिक सर्विस और दूसरा होता है सोशल इंश्योरेंस। ठीक है, पब्लिक सर्विस का मतलब ये होता है कि जो भी आपके सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वहां पे आप जो है फ्री पब्लिक सर्विस दोगे। कोई भी इलाज करवाने अगर वहां पे जाता है तो उसको फ्री में सर्विस दी जाएगी। ठीक है, ऐसा कई सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे फायर ब्रिगेड, पब्लिक लाइब्रेरी, ये तो सबको फ्री सर्विस देते हैं ना। आपके घर में आग लगेगी या मेरे घर में लगेगी, सभी के पास बुझाने के लिए आएंगे। पब्लिक लाइब्रेरी को भी हर कोई एक्सेस कर सकता है। उसी लिए जो सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं वो भी सभी के लिए एक्सेसिबल होने चाहिए। इवन इनका तो कहना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी होने चाहिए। तो पहली बात तो ये कि जो हेल्थ केयर सर्विस है वो यूनिवर्सल हो, वो पब्लिक हो। दूसरी बात, इंश्योरेंस। ठीक है, हर किसी आदमी का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो इसका मतलब जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाएगा तो उसको अपनी जेब से पैसा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसके इंश्योरेंस से पैसा उसका कट जाएगा। अब ये इंश्योरेंस उसको अपनी जेब से नहीं देना है, पब्लिक के बिहाफ पे सरकार इंश्योरेंस देने वाली है। ठीक है, जैसे आयुष्मान भारत के अंदर किया जाता है। तो ये जो इन्होंने चीजें बोली हैं, और जो सरकार वो पैसा देगी इंश्योरेंस के लिए, वो सरकार जो है टैक्स में से ही देगी, जैसा कि हम लोग ही तो टैक्स पे करते हैं ना। कनाडा के अंदर ये सिस्टम जो है लागू किया गया है। कनाडा में वहां की सरकार जनता के बिहाफ पे इंश्योरेंस कंपनीज को पैसा देती है। तो जब वो मरीज, वो जो पेशेंट होता है, वो हॉस्पिटल में जाता है तो सरकार की तरफ से वो पैसा खर्चा किया जाता है। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है? दिक्कत है, हर चीज में सिस्टम में दिक्कत होती है। दिक्कत यह है कि अगर मुझे पता है कि मेरे बिहाफ पे सरकार पैसा देगी, तो भैया मैं सरकारी हॉस्पिटल में क्यों जाऊंगा, मैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊंगा। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो क्वालिटी है वो बेटर है सरकारी के कंपैरिजन में। तो ऐसे तो लोग इस पूरी सर्विस का मिसयूज करने लगेंगे। तो बेसिक जो हमारा मोटिव था कि लोग जाएं सरकारी हॉस्पिटल्स में, इंश्योरेंस का फायदा उठाएं, यूनिवर्सल हेल्थ केयर का फायदा उठाएं, तो वो नहीं हो पाएगा। सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में भागने लगेंगे। ये यहां पे बड़ी समस्या है। तो इन्होंने कहा कि चैलेंज तो है, लेकिन उस चैलेंज को टैकल करने के लिए जो सॉल्यूशन इन्होंने बताया है वो भी काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगा। इन्होंने एक सिस्टम का यूज किया, उन्होंने कहा होप्स, मतलब हेल्थ केयर एज एन ऑप्शनल पब्लिक सर्विस, जिसका नाम दिया गया होप्स। इन्होंने कहा द आइडिया क्या है? आइडिया इज दैट एवरीवन वुड हैव अ लीगल राइट टू रिसीव फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर इन अ पब्लिक इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन इफ दे विश। इन्होंने कहा कि हमारे पास राइट टू हेल्थ होना चाहिए, जैसे हमारे पास राइट टू फ्रीडम है। राइट, अब इसमें होगा क्या? अगर कोई इंसान चाहे तो वो सरकारी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकता है, उसका इलाज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर वो चाहे तो, हाँ, उसकी मर्जी है भैया, वो प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकता है। इसका मतलब होता है होप। तो हम लोग कंडीशंस रखेंगे। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो फ्री होगा, सारी सर्जरी फी होगी, जैसे आयुष्मान भारत वगैरह के अंदर किया जाता है काफी हद तक। प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो भैया वो आपकी मर्जी है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो 50% आपको पे करना पड़ेगा, 50% सरकार पे करेगी। लेकिन ये उम्मीद मत रखना कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर में सारा पैसा सरकार देगी, वो गलत है। ठीक है, तो ये इसको कहा गया है होप। केरला और तमिलनाडु के अंदर ऑलरेडी लगभग ऐसा ही मॉडल अप्लाई किया गया है। लेकिन तमिलनाडु के अंदर अगर चीज आप नोटिस करोगे, वहां पे सरकारी हॉस्पिटल की क्वालिटी इतनी अच्छी है, मोस्टली लोग वहां पे सरकारी हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में। तो अगर इंडिया को यूनिवर्सल हेल्थ केयर अप्लाई करना है या फिर हम लोगों को अपना हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करना है, तो हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल है उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, वो एक अलग से डिस्कशन बिल्कुल हो सकता है, कैसे हम लोग कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, क्या क्या वहाँ पे चैलेंजेस हैं, क्या क्या सॉल्यूशन है, वो बिल्कुल अलग टॉपिक है। लेकिन फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो जो सरकारी तंत्र है, सरकारी जो हॉस्पिटल हैं, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जैसे तमिलनाडु वगैरह के अंदर वो किया जा रहा है। ठीक है, तो वो इन्होंने पूरे इस आर्टिकल में बताने की बेसिकली कोशिश की है। यहाँ से डेफिनेटली आप मेंस के हिसाब से भी जो है क्वेश्चन लिख सकते हो। जैसे अगर मैं आपको देना चाहूँ तो आप ये समझ सकते हो, क्वेश्चन अगर आपको लिखना है, व्हाट डू यू
understand by universal health care. Discuss the challenges with respect to India and suggest some solutions. ठीक है, 150 words, 10 marks. ठीक है जी, चलिए ये हम लोग कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के बारे में ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली हैं, ये भी हम लोगों ने कर लिया है, ये कर लिया है जी। ये थोड़ा सा पढ़ सकते हो एडिटोरियल सेक्शन, हालांकि मैंने सोचा था आपको मैं करवाऊंगा, लेकिन समय की कमी की वजह से डेफिनेटली नहीं करवा पाऊंगा आज तो। लेकिन थोड़ा आपको बता देता हूं कि अभी हमारे पास रेलवे के अंदर 8 ग्रुप ए की सर्विसेज होती हैं। इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस होती है, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस होती है, इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विस होती है। तो सरकार का कहना है कि हम इन सभी को मर्ज करके मैं एक ही सर्विस बनाने वाला हूं, जिसे कहा जाएगा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। तो ये जितनी भी सर्विस है सबको सरकार खत्म करने वाली है और एक ही सर्विस करने वाली है, और इसके लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा वो कराएगा यूपीएससी। तो इसी के बारे में थोड़ा सा आर्टिकल है ये, और कोई खास मुझे इसमें कंटेंट लगा भी नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शायद होगा, लेकिन मिला नहीं। इसको लेके हम लोग ऑलरेडी एक एडिटोरियल कर चुके हैं, जहाँ पे चैलेंजेस बताए गए थे कि कैसे जो यूपीएससी के थ्रू जो लोग आएंगे उनके आने की वजह से ये पूरी सर्विस जो है वो ख़राब हो सकती है, क्वालिटी ख़राब हो सकती है, क्योंकि ये लोग इंजीनियर्स नहीं हैं, ये लोग सिविल सर्वेंट्स हैं, लेकिन रेलवे को इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो जिसकी क्वालिटी शायद थोड़ी यहाँ पे डिटीरियोरेट हो सकती है। उसके बारे में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन बार बार करके कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन कुछ कल दोस्तों हम लोगों ने एमसीक्यूज डाले थे आपको, तो पहला एमसीक्यूज वो जो है लैंग्वेज को लेके था, इसका जो है ऑप्शन बी हो जाता है। मतलब हम ओनली 2, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया may make any one or more of the languages in the use of the state और हिंदी as a official language of the state। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट यहाँ पे हो जाती है। अगला जो स्टेटमेंट था वो था सुप्रीम कोर्ट को लेके, वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तो कहता है कि दोनों की स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, और जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 की बिल्कुल अच्छी एक्सप्लेनेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो है हियर्स ओनली इन द हु पिटिशन द अपील इन द इंग्लिश, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंग्लिश में ही काम होता है, वहाँ पे हिंदी का यूज़ नहीं किया जाता अनफॉर्चुनेटली। काफ़ी समय से बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदी भी होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, और अभी तक पार्लियामेंट ने भी कोई ऐसा कानून नहीं बनाया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में हिंदी का यूज़ करने का प्रोविज़न हो। तो ये आपका आंसर इसका ए हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन था वो था हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन्स को लेके। 3 स्टेटमेंट हम लोगों ने यहाँ पे दिया था, इसका आंसर हो जाता है आपका 2 और 3। इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन द वर्किंग रिलेशन विद द नाटो एंड WHO। ये जो WHO वर्ल्ड हेल्थ क्या मतलब है, ठीक है, वो WHO यहाँ पे नहीं है, और ये नाटो के साथ भी काम नहीं करता। अगर नाटो के साथ काम करता तो बायस्ड हो जाता, तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट यहाँ पे हो जाती है, बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला जो क्वेश्चन था वो हमारा ऑस्ट्रेलियन ग्रुप और वासीनगर ग्रुप के लिए था, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट ही हमारी करेक्ट होती है, दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होती है। तो ये तो हो गई कल वाले क्वेश्चन के आंसर्स। ठीक है, आज हम लोगों ने कुछ MCQs आपको करने के लिए दिए हैं, इसके आंसर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसको कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जो स्टूडेंट प्लेटफॉर्म हमारे पे नए हैं उनको बताता चलूँ कि हम लोग अपना फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पे जाके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके फॉर्म भरिए, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया कोर्स है, काफ़ी समय से डिज़ाइन हम लोग कर रहे थे, और हम लोग इसलिए डिज़ाइन कर रहे थे क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्स के लिए बोल रहे थे, तो वो पूरे का पूरा चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। इसी के साथ आज की एनालिसिस हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।